हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जिसमें आजकल मैं प्रीवियस ईयर के सेट जो कि आपको उपलब्ध कराया गया है उसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता हूँ। आज बारी है प्रीवियस ईयर सेट 9 की। इससे पहले 8 सेट में लगभग 120 क्वेश्चन के आंसर मैं आपके सामने रख चुका हूँ। उसके पीछे छिपे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो कि लगभग एक दायरे के बाद मैच कर रहा था। हर क्वेश्चन में 2, 3, 4 ऐसे होते थे जो पिछले दिन के होते थे, तो वो सारे नॉर्म्स आपके जहन में होंगे। इतनी उम्मीद तो है कि आप उसको रिवीजन कर रहे होंगे या इस सेशन के अलावा आप जब कभी भी सेट लगा रहे होंगे तो वो सारे नॉर्म्स भी आपको जरूर टकरा रहे होंगे सवाल बनाने के दौरान। मैं यहाँ पर बार बार कहता आया हूँ कि जब कभी भी मैं कोई एक्सप्लेनेशन लेकर के आता हूँ उसमें बताई गई कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कमेंट में लिख करके हमें सूचित जरूर करिए। साथ ही आपसे इतनी उम्मीद तो रहती है कि आपने इस सेट को सॉल्व जरूर कर लिया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है वीडियो रोकिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से सेट 9 प्रीवियस ईयर डाउनलोड कीजिए, उसको पहले बना लीजिए, फिर मेरे साथ आइए, हम उसका आंसर बताते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताते जाते हैं। ये देखिए कि आपने क्या सोचा था, क्या निकला और क्या गड़बड़ी हुई। कोई भी दुविधा हो लिख करके मुझे सूचित जरूर करिए। बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन पेपर, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 9 के 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर के सेट 9 में दिए गए 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि आपको अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर एपिसोड की तरह क्वेश्चन यहाँ आपको बगल में दिखेगा, एक एक करके जैसा मैं एक्सप्लेन करता आया हूँ उसी तरीके से करता रहूंगा। चलिए आज यहाँ पर बारी है 123वें क्वेश्चन की और देखिए ये बड़ा ही आसान सा एक्सप्रेशन है और मुझे लगता है कि इसके पिछले एपिसोड में भी मैंने इसकी चर्चा की है कि जब कभी भी हम एंड से 2 शब्दों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, नेचर उसका एक तरीके का होना चाहिए। अगर 2 शब्द जोड़ रहे हैं तो सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अब देखिए कि एक साइड में कंपैरेटिव डिग्री है, दूसरे साइड में स्मूथ है, उसको आप स्मूदर कर लीजिए। क्या हो जाएगा? द स्मूदर एंड ईजियर वी अलाउ पीपल टू नेविगेट। बाकी सब सही है। यहां पर एंड से जो जुड़ा हुआ है उसी में गड़बड़ी है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ कंपैरेटिव, ऐसा नहीं है। द स्मूदर एंड ईजियर, इसलिए जो 23वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 24वां देखा जाए। कह रहा है एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर। देखिए यहां पर फिर और है और दोनों तरफ देखिए सूनर और लेटर। ये गौर करने वाली बात है कि जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करेगा। चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि बिकम इंटरनेशनल नॉर्म। अब देखिए इंटरनेशनल नॉर्म जो है वो चिर परिचित है और जो नोन होता है, जो पहले से जाना हुआ होता है, उसमें हम एक आर्टिकल ऐड करते हैं और वो कौन सा है? द। पिछले दिन मैंने आपको आर्टिकल को 2 तरीके से डिफाइन करके बताया था। जिसे आप डिफिनिट कहते हैं मैंने उसे नोन कहा था, जिसे आप इंडिफिनिट कहते हैं मैंने उसे जो है अननोन कहा था। और यहां पर जो इंटरनेशनल जो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल नॉर्म, तो द लगाइए वहां, उससे पहले वो मिसिंग है वहां पर, और ये जब उसके पहले आ जाएगा तब उसका सटीक मीनिंग आएगा। और इसीलिए जो 24वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहां पर एक आर्टिकल मिस है। चलिए 25वां देखा जाए। कह रहा है कि व्हाट रियली एगोनाइज देम। अब देखिए व्हाट इज सिंगुलर, यहां पर जो सिंगुलर आया है इसके लिए एगोनाइजेज। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं यह सेट बहुत ही इजी है। इसमें मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 13+ आना चाहिए आपको। कहीं भी कोई ऐसी जो कहेंगे एकदम हाई लेवल वाली ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगी हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। या तो पिछले नॉर्म्स हैं, कुछ भी ऐसा इसमें खास मुझे नहीं दिखा है। हाँ बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी नहीं है। एक जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें थोड़ी सी बात है, बाकी आपको
13 आना चाहिए। जिन जिन को आया है लिख करके जरूर बताइएगा मुझे। यहां पर देखिए कि क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड दैट्स व्हाई एगोनाइजेस, एंड इसीलिए जो 25वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इसके पीछे कौन सा नॉर्म्स लगा हुआ है? तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर लगाने की स्थिति मेन वर्ब की आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के तो वो प्लुरल ही लगेगा। चलिए 26वां देखा जाए। हाँ, यहां पर देखिए कि पिछले दिन मैंने एक जानकारी बताई थी कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है, और अब यहां पर यह जानिए कि वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाउन तो भाई वैसे ही रखा जाता है, उसका सेम होता है। राम हम सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, राम हम ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई का नहीं करते हैं। हम सब्जेक्ट में आई करते हैं और ऑब्जेक्ट में मी करते हैं। दैट्स व्हाई ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें। और देखिए सवाल में कह रहा है द बिजनेस लॉबी वांटेड ही नहीं हिम, wanted him, यहां पर क्या हो जाएगा? ही को हम बदलेंगे हिम में, और 26वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ये ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, उसी तरीके से वर्ब के बाद आने वाला भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। चलिए 27वां देखा जाए। ये सवाल तो कुछ अजीब ही है। कह रहा है नाउ डेज द एक्सीडेंट्स ऑफ डायबिटीज। सर एक्सीडेंट्स नहीं, शब्द को पहचानिए इंसिडेंट्स। जी हाँ, उसकी जो इंसिडेंस है वो एक्सीडेंट को बदल देंगे यहां पर। ये आसानी से समझ में आ गया होगा भाई, एक्सीडेंट से डायबिटीज होता तो पता नहीं कितने डायबिटीज के शिकार होते। तो यार नाउ डेज द इंसिडेंट ऑफ डायबिटीज, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27वें का बी। चलिए 28वां सवाल देखा जाए, और ये आपके बुद्धिमत्ता की जो जांच है भाई साहब। देखिए कह रहा है द एयर इज हैवी विद गैसियस एंड नॉइज पॉल्यूटेंट्स। अब जरा इसको मैं लिख करके आपको बताऊं, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि आगे लगता है मुझे कि इसकी जरूरत शायद कहीं पर पड़ेगी। क्या है कि विद गैसियस एंड नॉइज पॉल्यूटेंट्स। अब ये बताइए मुझे कि नॉइज पॉल्यूशन में कोई पॉल्यूटेंट होता है? वाटर पॉल्यूशन में होता है, एयर पॉल्यूशन में होता है, लैंड पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो डेसिबल होता है, वो घटता बढ़ता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, शोर वो लेवल पार कर जाता है, तो उसको हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां जो लिखा हुआ गैसियस एंड नॉइज पॉल्यूटेंट्स, तो नॉइज के साथ तो ये गलत है ना, इसको आप चेंज कर लीजिए, इसको ले आइए इधर और इसको ले आइए इधर। देखिए फिर आपका ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द एयर इज हैवी विद गैसियस पॉल्यूटेंट्स। एंड से पहले लाएंगे यहां पर, इसको लाएंगे यहां, गैसियस पॉल्यूटेंट्स एंड नॉइज जेनरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स। तब सही है कि गैसियस पॉल्यूटेंट से एयर जो होता है वो क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है, और नॉइज पोल्यूशन से भी हो जाता है, जो कि थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स से जो आवाज निकलती है उससे जो नॉइज पोल्यूशन फैलता है उसकी बात यहां पर कर रहा है। तो इस क्रम को बदलेंगे, गैसियस पॉल्यूटेंट्स, नॉइज पॉल्यूशन में तो कोई पॉल्यूटेंट्स होता ही नहीं है। तो ये आपके बुद्धिमत्ता और कॉमन सेंस की जांच है, और साथ साथ में एसएससी सीजीएल वालों के लिए ये जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, पॉल्यूटेंट्स किस में होता है और किस में नहीं होता है। इसलिए जो इसका आंसर हो गया 28वें का, वो हो गया आपका सी। चलिए 29वां सवाल देखिए, ये भी आपके कॉमन सेंस की जांच है। ये इसको इंग्लिश के लेवल का सवाल तो हम समझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, सम अमेरिकन स्टूडेंट्स फील दैट एकेडमिक स्टैंडर्ड आर लार्जर। बताइए हाइयर होगा या लार्जर होगा? लार्जर होता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड हाइयर हो सकता है। तो इसीलिए जो 29वें का भी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये सब सवाल ना सिर्फ आपकी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आप वहां पर सवाल बना रहे हैं उस समय आप कितने फोकस्ड होकर के उस सवाल को देख रहे हैं, इसकी जांच करता है कि भाई एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो लार्जर नहीं हाइयर होता है। चलिए एक और चीज, अगला सवाल देखा जाए। यह सेट बहुत इजी है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत कम समय लगेगा इसमें। चलिए कह रहा है द शॉपकीपर वॉज प्लीज्ड व्हेन वी टोल्ड हिम दिस काइंड्स, नहीं दीज काइंड्स, दिस काइंड लिखिए, नहीं तो दीज काइंड्स लिखिए। ठीक है, यहां सिंपल सा है कि दोनों प्लूरल होगा, दिस के साथ नहीं लगा सकते आप काइंड्स। या तो लिखिए दिस काइंड
या नहीं तो लिखिए दीज काइंड्स। अब मुझे यह देखना है कि मुझे किसको बदलना है, इसको बदलना है या इसको बदलना है। तो आगे क्या लिख रहा है, ऑफ मैंगोज, तो दीज काइंड्स ऑफ मैंगोज, और इसीलिए 30th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। छोटा सा सिंगुलर प्लूरल की जांच है इसमें। चलिए अब यहां आ जाइए, फिर से पिछले दिन का पढ़ाया हुआ एनपीएन, ऋतिक along with his family, है ना। अब वैसे भी दोनों तरफ तो सिंगुलर ही है, ठीक है, along with लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है, along with, इधर एक नाउन लगा हुआ है, इधर एक लगा हुआ है नाउन। आपको पता है कि एनपीएन में पहले वाले के अकॉर्डिंग होता है, एंड द एक्चुअल सब्जेक्ट इज ऋतिक, दैट्स व्हाई आर विजिटिंग नहीं इज विजिटिंग। ये बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। मैं बार बार इस चीज की चर्चा कर रहा हूं कि अगर बहुत सारे नाउन बहुत सारे प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हुए हो, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो जो मुझे वर्ब लगाना होगा वो पहले नाउन के हिसाब से, जो मुझे प्रोनाउन यूज करने होंगे वो भी पहले नाउन के हिसाब से। दैट्स व्हाई यहां पर जो है ऋतिक मेरा ओरिजिनल सब्जेक्ट है, और इसीलिए इसमें जो इसका आंसर होगा बी आर की जगह पर लगेगा इज। चलिए 32वां देखा जाए। As a teenager, Monica Seles had often beat. आपको पता है has, have, had के साथ V3 होता है, had plus V3, तो had beaten, not beat। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे वाला सवाल है, पता नहीं कौन से ईयर का है, 2005, हाँ जी। 2005 बैंक ऑफ बड़ौदा PO एग्जाम, इस तरीके के सवाल उस समय में पूछे गए थे। उस समय में इतने सारे सोर्सेस भी नहीं थे और इतना हाई लेवल नहीं हुआ था, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स नहीं थे, विद्यार्थियों की संख्या कम थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑफन बीटन, हैड प्लस V3, और इसलिए जो 32वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए 33वां देखा जाए। कह रहा है ही वॉज ऑफ द बिलीव दैट द इवनिंग न्यूज, और आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर। न्यूज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, न्यूज सिंगुलर, और इसीलिए जो यहां पर आएगा न्यूज इज नॉट आर वर्थ वॉचिंग, और इस लिहाजन जो 33वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 33 का डी, ठीक है, न्यूज इज। चलिए 34वां सवाल देखा जाए। कह रहा है यहीं पर, ये जो सवाल कह रहा था 34वां, इसमें देखिए कि मेनी बिलीव दैट नथिंग कुड हैव अवॉइडेड। अब देखिए कुड हैव अवॉइडेड ठीक लगा हुआ है, द वॉर बिटवीन अमेरिका एंड इराक, प्रेपोजिशन भी सही है, बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए होता है, अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। अब यहां पर आपको लगेगा नो एरर, बट देखिए अवॉइड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नकारना, यह सही प्रयोग नहीं है वहां पर। यह जो शब्द है युद्ध के संदर्भ में नहीं सही है, एक वर्ड है एवर्ट, इसका मतलब होता है टालना, और युद्ध को नकारा नहीं टाला जाता है। इसीलिए अब ये शब्दों का प्रयोग है, अगर आपको शब्द नहीं पता है तो आप गड़बड़ करेंगे। और ये सब क्या है कि अभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इन दिनों के, जहां पर इंडिया चाइना टेंशन का सिचुएशन है, इंडिया नेपाल, इंडो नेपाल जो रिलेशनशिप है उसमें भी टेंशन के सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना में जो है युद्ध टालने वाली अगर बात होगी तो ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में जरूर दिखेगा। दावे के साथ मैं चैलेंज लगा सकता हूं कि पिछले 1 महीने का न्यूज़पेपर उठाइए जहां पर इंडिया और चाइना से रिलेटेड ये जो गलवान घाटी वाला जो है उसका जहां मुद्दा है, जहां पर युद्ध की बात हुई है, वहां आप देखिए कि अवॉइड का प्रयोग जरूर किया गया होगा। तो इसीलिए यहां पर अवॉइडेड हटा करके अवॉइडेड लगेगा, और सेंटेंस मेरा बिल्कुल जो है ग्रामेटिकली सही है, लेकिन यहां पर शब्द गलत प्रयोग हुआ है, इसलिए 34वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका मीनिंग लिखना चाहते हैं, इसका मतलब नकारना होता है, जानते ही हैं, और अवॉइड का मतलब होता है टालना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 35वां देखा जाए। कह रहा है द इंस्ट्रक्शन क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग, नहीं हैविंग का प्रयोग हम बताएंगे, इस तरीके का प्रयोग करते हैं जब टेम्पररी कुछ ऐसा होता है, कोई गुण उसमें हो, टेम्पररी पोजीशन हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तब हम हैविंग का, ऐसे जब उसमें है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसमें है भाई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो है इज हैविंग नहीं, वहां पर हैज लगाइए। वो इज हैविंग भी करते हैं, बट वो टेम्पररी अगर बिहेवियर शो करना हो, उस समय का कुछ ऐसा शो करना हो, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, द इंस्ट्रक्शन क्लियरली स्टेट दैट, ये बातें क्लियर वहां पर कही गई है कि भैया उसमें 2 ऑप्शंस हैं तो हैज होना चाहिए, है ना। ईच जो है ये ध्यान रखिएगा, ईच हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ अगर हम नाउन भी लाते हैं तो वो भी सिंगुलर, ईच बॉयज कभी नहीं कह दीजिएगा, और ईच हैव कभी नहीं लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक सुधार कर लीजिए, 36वें में जो बी नंबर है, सेड के बाद जो द है ना उसमें से टी हटा दीजिए, वहां वो ही है,
प्रिंट है, टाइपिंग करने में गड़बड़ी हुई है। द पोस्टमैन वॉज पोलाइट एंड सेड ही रिग्रेटेड द डिले इन डिलीवरी। और यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, ये नो एरर है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। 36 का ई है, वहां पर बस एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि वो ही में टी एक्स्ट्रा लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो द दिख रहा था, तो वो गड़बड़ था। चलिए 37वां देखा जाए, कहता है दे हैव इनवाइटेड सुषमा एंड आई। अभी मैंने बताया, मैंने मिटा दिया कि वर्ब के बाद जब भी हम प्रोनाउन लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, और सुषमा एंड मी क्या हो जाएगा, दे हैव इनवाइटेड सुषमा एंड मी। और इसीलिए जो 37वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। मैं समझता हूं कि आप सब खुश हो गए होंगे। यह सेट बड़ा ही आसान है और इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था। हाँ, एक बात यहां पर जानने के लिए आई, वो बात ये कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अवॉइड का मतलब जो होता है वो नकारना, और अवॉइड का मतलब टालना। ये हमेशा युद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ चीजें यहां पर सीखने के लिए मिला, ज्यादा कुछ था नहीं। ये सारे पिछले जो 8 सेट प्रीवियस ईयर के बनाए हैं लगभग, उसमें मैंने सारे नॉर्म्स बताए थे आपको, और उसी पर आधारित ये सवाल था। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ये अपील करता हूं कि आप जितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं वो कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करें। आपको किस तरह की परेशानी आ रही है वो भी मुझे बताइए, तब तो हम उसका निदान कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्लासरूम है नहीं। आपको मैसेज ही करके अपनी समस्या रखनी होगी और हम फिर उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटी सी वीडियो है, सेट में कुछ खास नहीं था, पसंद आया होगा। इससे आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला। आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें, बनाते रहिए इसी तरीके से जैसे मैं अभी इसके सॉल्यूशंस लेकर के आ रहा हूँ। ये जब तक पूरा प्रीवियस ईयर खत्म नहीं हो जाता तब तक इसके सॉल्यूशंस में लेकर आता रहूँगा। बीच में इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई भी रेगुलर सेशन में जो भी बातें हैं वो घटेंगी नहीं। असेसमेंट टेस्ट, टाइम एंड टेंस, उसका भी सॉल्यूशन लेकर के हम आएंगे। आप 6, 7 और 8 ये 3 दिया है, वो कर लीजिए। वो पूरी तरह से खत्म होगा। मैंने उसको रोक कर इसलिए रखा है ताकि आप टाइम एंड टेंस चैप्टर को एक बार पूरे तरीके से रिवीजन कर सकें। जिन्होंने नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो में जो है वो आप देख लीजिए बारी बारी से कौन सा है, और देख करके जो समस्या है आप लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। अगले दिन यहाँ पर फिर से हम सेट 10 के आंसर के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।